जैसे हर एक चीज़ के लिए अलग मिट्टी होता है। मिट्टी में नमी होना चाहिए तब ना फसल होगा। आप पथरीला मिट्टी में क्या उपजाओगे? कंकरीली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में क्या उपजेगा? और हम आपके तरफ का जो मिट्टी है, हम लोग का मिट्टी अच्छा मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, करेल कैवाल है, तो वो सब उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, कृषि कर्म होता है बढ़िया। आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग पिछले अध्याय में देखे कि ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य कितना फला फूला था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, आप लोग देख ही चुके हैं। वस्तुओं को मंगाया जाता था, भेजा जाता था। एक सभ्यता का एक और पहचान होता है, कोई भी सिविलाइजेशन जब स्टेबल होता है या स्थापित होता है या प्रचलित होता है तो उसकी एक और अनोखी विशेषता होती है, वो होती है स्क्रिप्ट यानी लिपि की। लिपि क्या होता है? तो लिपि दरअसल अपनी भाषा को, अपने भाव को चित्रों के माध्यम से या आकृति के माध्यम से जिसको अभिव्यक्त किया जाता है उसी को लिपि कहा जाता है। जैसे हम बोल दिए तो ये बोले तो ये टेम्पोररी रहता है, तुरंत इसका खत्म हो जाता है अस्तित्व। लेकिन जब उस हमारे स्टेटमेंट को जब लंबे समय तक रखना है देन हमको लिपि का यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसी भी सभ्यता का समृद्धि या सभ्यता की शक्ति को पहचानना है तो आपको वहाँ के लिपि को समझना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, आज हम लोग अपने आप को पिछड़ा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारी जो लिपि है कहीं ना कहीं हम रोमन लिपि से अपने आप को पीछे मानते हैं। वो समृद्ध लोगों की लिपि है रोमन लिपि, जिसमें हम इंग्लिश लिखते हैं। और हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वो कौन सी लिपि है? हमारी जो अपनी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कभी यही देवनागरी लिपि विश्व पर राज करता था, आज पिछड़ गया है। तो सभ्यता की पहचान के लिए लिपि होना भी जरूरी है, क्योंकि सभ्यता के जो भी परिवर्तन है या उपलब्धियां हैं उनका रिकॉर्ड हमें उस लिपि के माध्यम से मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी लोग लिखते थे। उस समय भी लोग लिखते थे। आज से 4700 साल पहले भी लोग लिखते थे, लेकिन जितना सर्वसुलभ या सर्वसाधारण तक पहुंच होना चाहिए था या जितना उसके प्रयोग में विविधता होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। कुछ विशेष कार्यों के लिए ही लिपि का प्रयोग किया जाता था। यानी प्रयोग तो था और सभी लोग करते थे, लेकिन कुछ विशेष अवसर पर ही लिपि का प्रयोग किया जाता था। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज में लिपि यानी स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं। उस समय उतना प्रचलन में नहीं था, लेकिन कुछ उतना प्रयोग में नहीं था, प्रचलन में सामान्य था, लेकिन प्रयोग में कम था। तो आज हम बात करने वाले हैं लिपि पे, स्क्रिप्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि। इसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है। आज हम ABCD इस तरह से लिखते हैं, ये लिपि है, इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। हम क ख ग लिखते हैं, ये भी लिपि है, ये देवनागरी है। इस तरह से कई लिपि है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी, अरेमाइक, ये सब लिपि है, ये सब भी लिपि है। ये देवनागरी है। हम संस्कृत भी लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो हमारी जो लिपि है भारत की प्राचीनतम लिपि जो वैदिक संस्कृति से उपजी है, संस्कृत के देन है, वो है देवनागरी। देवनागरी यानी देव और नागरिक दोनों को जोड़ने वाला। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, देवताओं की भाषा। और वेदों में जिस संस्कृत का प्रयोग हुआ है उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जो बड़ी क्लिष्ट होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। सामान्य संस्कृत से थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन बहुत साइंटिफिक भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं लिपि के।
कि लिपि के बारे में क्या बात करेंगे। तो लिपि के बारे में मुख्यतः हम ये बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, बिल्कुल होता था। कौन सी लिपि थी, क्यों किया जाता था, उसका प्रयोग क्या था, और दूसरा वो कहां कहां से इसका एविडेंस मिला है, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सामान्यतः हड़प्पा लिपि को खोजने का जो श्रेय जाता है, एविडेंस जो निकाला गया खुदाई से, जिसको मिला, जो खोजा, वो कनिंघम महोदय ने खोजा था। यह अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि की खोज किसने की थी। तो कनिंघम महोदय ने किया था। नाम याद रखिएगा, KANIGHAM, कनिंघम। इन्होंने 1853 में ही इसको खोजा था, लेकिन इसको पढ़ने का श्रेय जाता है 1925 में वैडल महोदय को। एक व्यक्ति है वैडल, WAIDAL, वैडल। इन्होंने ही 1925 में हड़प्पा लिपि को पढ़ने का दावा किया। हालांकि ये पूरी तरह से अभी तक से कोई 100% श्योर नहीं कर सकता है कि वो पढ़ा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में एक इतिहासकार मरे थे, हम उनके बारे में आपको बोले थे, बीबी लाल, याद है, जिन्होंने कालीबंगा की भी खोज की थी। बीबी लाल ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि पर अध्ययन किया था, और उन्होंने ये बताया कि इंडस स्क्रिप्ट दाहिने ओर से इधर से शुरू होता था और बाएं ओर लिखा जाता था। ऐसा उन्होंने बीबी लाल ने बताया। ठीक है। ये वैडल VAIDAL, वैडल, एक व्यक्ति का नाम है वैडल। उन्होंने, बीबी लाल ने ही सिंधु लिपि को जब अध्ययन किया तो बोला कि दाहिने से इधर लिखा जाता था। हम लोग देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, ऐसे लिखते हैं ना, इस ओर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं। फिर इन्होंने पढ़ने का दावा किया, सिंधु घाटी के लिपि को पढ़ा था। ठीक है। सिंधु घाटी के लिपि में मूलतः प्रमुखता टोटल 52 चिन्ह है, 52 चिन्ह है। जैसे ABCD में कितने अक्षर होते हैं, चिन्ह कितने होते हैं ABCD के, कितने चिन्ह होते हैं ABCD के? ये भी नहीं पता आप लोगों को? गिन करके 26 होते हैं। वेरी गुड। तो इसमें 26 चिन्ह होते हैं। देवनागरी में गिन देना कितना होता है, लेकिन इसमें सिंधु लिपि में 52 चिन्ह है, मूल चिन्ह, मौलिक चिन्ह है। लेकिन सिंधु घाटी का जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक लिपि है, चित्र के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। तो इन्हीं चिन्हों को मिला करके कम से कम, या लिपि के अक्षरों को मिला करके 400 से 500 चिन्ह बनाए गए हैं। यानी कि मौलिक चिन्ह 52 है, और अगर आप देखें तो प्रतीक या सिंबल लगभग 400 से 500 है। यानी कि एक शब्द के लिए एक चिन्ह होता था। जैसे कहां जा रहे हैं, कहां जाना है, कहां शब्द है तो कहां के लिए एक चिन्ह बना दिया गया है। भोजन का एक अलग चिन्ह बना दिया गया है।
खेलने का एक अलग चिन्ह बना दिया गया है, शिकार करने का एक अलग चिन्ह बना दिया गया है। तो हर एक काम के लिए एक चिन्ह बना दिया गया, एक प्रतीक बना दिया गया, और उसी प्रतीक के माध्यम से ये दर्शाने का कोशिश किया गया है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं। यानी प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। इसीलिए सिंधु घाटी के लिपि को भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक कहा जाता है। भाव चित्रात्मक यानी भाव को चित्रित किया गया है। जैसे हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं, खुश होने के लिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे मुंह बना देते हैं कि हंस रहे हैं और दांत दिखा देते हैं, क्या तो भाई तो हंस रहे हैं। दुखी हैं तो क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। परेशान है तो यहाँ से पसीना का एक दो बूंद दिखा देंगे। जैसे आप लोग आजकल इमोजी जो देखते हैं, इमोजी देखते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इस पे जो सोशल मीडिया, तो वो क्या है, वो पिक्चोरियल पिक्टोग्राफी है। चित्र के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। लेकिन उसमें जो एक एक चीज मिला है वो प्रतीक, वो 52 सिंधु घाटी में 52 था, उन्हीं को मिला करके अलग अलग भाव प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर आ गया, क्लियर समझ में आ गया। तो इसको भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी कहा जाता है। पिक्टोग्राफी। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी का लिपि किस प्रकार का था, तो पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक था, जिसमें 52 लिपि हुआ करता था, चिन्ह मूल चिन्ह होता था और प्रतीक चिन्ह कम से कम 400 से 500 तक। अब जैसे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ क ख ग घ में एक क को हम लोग आधा क ऐसे 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 पता नहीं किस किस तरह से बदलते रहते हैं। मूल चिन्ह ये सब है, समझ में आया। तो मूल चिन्ह और उससे मिला करके जो चित्र बना, तो उसको हम भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मौलिक बात हुआ। अच्छा, एक और बात याद रखो, सिंधु घाटी का जो लिपि है, उस लिपि को, उस लिपि में जो बीबी लाल ने पढ़ा है, जैसा कि अभी हम लोग देखें कि बीबी लाल ने बताया था कि सिंधु घाटी के लिपि दाहिने से बाएं लिखा जाता था। सिंधु घाटी का लिपि में खासियत यह था कि दाहिने से बाएं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, फिर दाहिने से बाएं लिखा जाता था, ऐसे चलता था, फिर ऐसे। इसको कहा जाता है बोस्ट्रोफोइडन शैली। तो शैली जो है या स्टाइल, ये बोस्ट्रोफोडन है। BO लिख लो, BOSTROPHEDON, बोस्ट्रोफेडोन, बोस्ट्रोफेडोन, ये शैली है। बोस्ट्रोफेडोन, बोस्ट्रोफेडोन, FEDON, बोस्ट्रोफेडोन शैली कहा जाता है। यानी कि दाहिने से शुरू होता था, बाएं आता था, फिर बाएं से दाहिने, फिर दाहिने से बाएं, इस तरह से चला करता था। पिक्टोग्राफिक था, 52 मूल प्रतीक थे और बाकी भाव चित्रात्मक, बाकी चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता था। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसका ये किस पर लिखा जाता था। सामान्यतः सिंधु घाटी के लिपि सेल खड़ी, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल खड़ी एक तरह का चट्टान या रॉक या मिट्टी है। सेल खड़ी पर
इसी सेल खड़ी से सिंधु घाटी का मोहर भी बनता था या मुद्रा भी बनता था। इसी तरह से तांबा पर, ताम्र पर और कांस्य पर इसका सामान्यतः लिखा जाता था। सिंधु घाटी के लिपि सेल खड़ी के ऊपर, तांबे के ऊपर, कांस्य के ऊपर लिखा जाता था। कभी कभी सिंधु घाटी में हम क्या देखते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में एक जेवर मिला है मन का, मोहनजोदड़ो में सामान्यतः इसी चीज पर लिखा जाता था, सेलखड़ी पर, तांबा पर, कांसा पर। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक जो मन का मिला है या जेवर मिला है सोने का, उस पर भी सिंधु लिपि का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अभी तक से जितने जगहों से या जितने स्रोतों से सिंधु लिपि मिला है वो टोटल 3700 वस्तुओं पर या जगहों से मिला है। जगह कहने का मतलब है कि जिस पर अंकित है, लिपि का उत्कीर्णन किया गया है। टोटल 3700 अभी तक से इतने जगहों पर सिंधु लिपि मिला है। इसमें भी सर्वाधिक जो मिला है, लगभग आपका 50% वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। 3700 का 50% मोहनजोदाड़ो से मिला है और इतना ही लगभग 40%, 30 एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 37% ये हड़प्पा से मिला है। यानी कि 87% स्क्रिप्ट, सिंधु स्क्रिप्ट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिला है। अब इसका क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एक प्रमुख शहर थे जहां पे लिपि का प्रयोग आवश्यक होगा, दैनंदिन कार्यों में जरूरत पड़ता होगा। इसीलिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को दोनों को ट्विन कैपिटल भी कहा जाता है, दो कैपिटल कहा जाता है। और कैपिटल है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर रिकॉर्ड रखना जरूरी होता होगा। हाँ, जगह मिला है। मान लो एक जगह मार्कर पर मिला, दूसरा जगह पर पेन में मिला, तीसरा डस्टर में मिला, चौथा किसी बोर्ड पर मिला। इस तरह से जितना खुदाई हुआ, जहां जहां लिपि मिला है, जिन जिन वस्तुओं पर, वो टोटल 3700 है। समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे लंबा लिखा हुआ अभिलेख है वो 26 चिन्हों वाला है, जहां पे 26 गो चिन्ह एक साथ प्रयोग किया गया है। सबसे लंबा अभिलेख है। नहीं तो सामान्यतः 5, 10, 3 इस तरह से छोटे छोटे अभिलेख मिलते हैं, लेकिन सबसे लंबा अगर मिलता है तो वो 26 अभिलेखों वाला, 26 चिन्हों वाला है। सबसे लंबा एक ही जगह पे 26 को चिन्ह अंकित किया गया है। ये धौलावीरा से मिला है। सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला। नहीं तो सामान्यतः 5, 10, 15, 8, 9 इस तरह के चिन्ह मिलते थे और उसके माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया जाता था। ठीक है।
सवाल ये उठता है कि इसका क्या प्रयोग होता होगा। अब ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर देखें आप तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसके कुछ प्रयोग हम समझ लेते हैं कि क्या प्रयोग था। सबसे पहले तो ये मुहरों पर अंकित किया जाता था। मुहर पर, मुहर दरअसल क्या होता था, तो मिट्टी का एक सील होता था, सील। जैसे मिट्टी है और आपकी मान लीजिए कोई प्रतीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोई अपनी चीज है तो हमने उस पर कोई निशान लगा दिया, लगा देते हैं, आज जिसको हम लोग आजकल लोगो कहते हैं कि हमारा लोगो है। तो ये मोहर भी एक तरह से अपने आप में लोगो हुआ करते थे। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी एक बोरी है, अब इसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी रखा हुआ, कुछ संपत्ति है आपका, अब आप किसी को भेज रहे हैं, ये गांठ बना हुआ है, तो आप इस पर अपना मोहर लगा दिए, इस पे आपका मोहर लग गया, आपका चिन्ह निशान लग गया, ठीक है। और फिर इसको हम लेन देन में प्रयोग करते थे कि यार ये कोई ले जाकर के उसको दिया, उसके बदले में वो अपना संपत्ति, अपना मोहर लगा हुआ आपके पास भिजवा दिया। जैसे आज भी होता है, हर एक ब्रांड अपना लोगो बनाती है? तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से अगर वस्तु का लेन देन के रूप में देखा जाए तो एक टोकन के रूप में भी काम करता था कि मान लीजिए आप किसी को भेजे कि फलना को सामान दे दीजिएगा, कैसे भाई, तो आप अपना टोकन के रूप में वो मुहर दे दिए, ये लेके जाओ, तुम इसको दे देना, वो सामान ले आना। तो एक टोकन की तरह भी काम करता था। वो तो कागज पर मुहर लगता है, ये मिट्टी के ऊपर एक चिन्ह लगता है, उसी में सिंधु लिपि का प्रयोग किया जाता था सामान्यतः, ठीक है। बस 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 वो भी मोहर ही है, वो धातु का है, वो धातु का है, तो उसी तरह से है। इसी तरह से लोग ताबीज जो पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उस पर भी सिंधु लिपि का प्रयोग करते थे, ताबीज के ऊपर। आज भी ताबीज के अंदर अगर खोलिएगा तो उसमें क्या होता है, उसमें खोल करके देखिएगा तो कुछ होता नहीं है, कागज के ऊपर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई होती है, या फिर किसी पुराण, गीता या किसी का मंत्र लिखा हुआ होता है, कागज के ऊपर लिख करके उसको टीना का या चांदी का जो भी ताबीज है उसमें डाल करके उसको सील कर दिया जाता है, ताकि वो मंत्र आपके साथ स्पर्श करता रहे। तो जो लोग ताबीज पहनते थे वो क्या करते थे कि सेलखड़ी का या धातु का चिन्ह बनवा लेते थे, उसके ऊपर अपना जो भी लिखना था लिख करके उसको ताबीज के रूप में लिपि का प्रयोग करते थे। समझ में आया? सिंधु घाटी का जो मृदभांड होता था, मिट्टी के बर्तन, उस पर भी इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस पर जो सर्वाधिक चिन्ह मिलता है, अगर देखेंगे आप, तो अंग्रेजी का 2 अक्षर यू का बहुत प्रयोग मिलता है। ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक लिपि है, इसका प्रयोग बहुत मिलता है। इसके अलावा ये चिन्ह भी बहुत मिलता है, विशेष करके मृदभांडों के ऊपर। अगर आप सिंधु घाटी के मृदभांड या मिट्टी के बर्तन देखेंगे तो उस पर इस तरह के चिन्ह आपको मिलेंगे। साथ ही ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, भाव चित्रात्मक था, तो मछली का भी चित्र आपको बहुत मिलेगा। तो मछली भी अपने आप में एक लिपि ही है, ये समझ लो, ये लिपि ही है एक तरह से। मछली का फिगर पता नहीं कैसे बनता है, थोड़ा सा हम
शायद ऐसे बनेगा। ये तो चूहा बन गया, चूहा बन गया ना। हाँ, तो मछली का चित्र भी मिलता है अधिक। हाँ, तो मछली का, हाँ, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, पोट्री, पोट्री के ऊपर ये तीन चीज बहुत मिलता है। ये भी एक स्क्रिप्ट ही है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो लिपि आप इसका व्यवहार लिख सकते हैं। प्रशासन में भी किया जाता था, यानी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को जब रिलीज किया जाता था तो इस लिपि के माध्यम से लोगों तक संदेश दिया जाता था। व्यापार में यूज किया जाता था। अच्छा, एक और अनोखी बात ये थी सिंधु घाटी लिपि की कि सिंधु घाटी सभ्यता के चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप दैमाबाद में खड़े हों या फिर उत्तर में मांडा में खड़े हों या सुकागेंडोर में खड़े हों या आलमगीरपुर में खड़े हों, सभी जगह जहां भी सिंधु लिपि मिलेगा सब जगह एक ही प्रकार का मिलता था, अंतर नहीं था। तो इससे पता चलता है कि वो कितना कल्चरली सांस्कृतिक रूप से एकीकृत थे। यानी कि सबको, जैसे कि मेजरमेंट हम लोग देखे थे, माप तौल हम लोग देखे थे ना कि माप तौल कितना, अभी माप तौल पे आपके बात नहीं की है लेकिन हम आपको बताएं, ईंट के बारे में ही सुन लीजिए। ईंट के बारे में हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी चले जाइए, ईंट का जो साइज है सब जगह एक ही साइज का मिलेगा। आकार प्रकार, मान लीजिए डिजाइन अलग प्रकार का होगा तो उसका भी साइज एक ही होगा। यानी साइज देखिए कि सब जगह एक ही है। जैसे आज भी देखिए, आप बंगाल में भी अगर एक का सिक्का यूज कर रहे हो या कश्मीर में यूज कर रहे हो, साइज सबका एक ही होगा। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि, चाहे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र के वासी हो, सब जगह एक ही तरह का, एक ही प्रकार का लिपि का प्रयोग किया जाता था। एक भाव अभिव्यक्त करने के लिए एक तरह का चित्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सामान्यतः इसको अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम दिया है कि ये इस प्रकार का लिपि था या उस प्रकार का लिपि था। जैसे कुछ लोग इसको द्रविड़ लिपि से भी जोड़ते हैं कि द्रविड़ भाषा। जैसे कुछ इतिहासकार जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में जब ये प्रयास किया गया कि ये किस प्रकार का लिपि है, उसका नाम देने की कोशिश की गई, तो अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग तरह से बताया। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये द्रविडियन लिपि है। द्रविडियन लिपि इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये क्षेत्र नीचे में सिंध का क्षेत्र, तो ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान में एक जनजाति है जो ब्राहुई भाषा बोलती है। ब्राहुई, ये ब्राहुई भाषा जो है ये दक्षिण के लोग भी बोलते हैं। इनकी भाषा जो द्रविडियन भाषा है, जिसको हम लोग द्रविडियन भाषा कहते हैं, द्रविडियन भाषा और बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा में समानता मिलती है। द्रविडियन भाषा कौन सी है? तो कन्नड़, मलयालम, समझ रहे हैं बात, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं को द्रविडियन भाषा कहा जाता है। इन भाषाओं का जो समानता है बलूचिस्तान में बोले जाने वाली जनजातियों की ब्राहुई भाषा से मिलती है। और सिंधु घाटी की लिपि को कहीं ना कहीं ये माना गया है कि ये ब्राहुई लिपि से ही प्रेरित है, इसीलिए इसको ब्राहुई लिपि भी कहा गया है। ये बात कितना सत्य है अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है।
लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है। इसी तरह से कुछ लोग इसको, जैसे एक दो इतिहासकार हैं, उसको तांत्रिक चिन्ह कहते हैं। कि सिंधु घाटी का लिपि दरअसल कोई लिपि नहीं बल्कि तांत्रिक चिन्ह है, जिसे तांत्रिक लोग चिन्ह बनाता है। आप देखे होंगे तंत्र विद्या वाले लोग, देखे हैं आप लोग तंत्र विद्या वाले लोग, तंत्र विद्या वाला नहीं देखे हैं। तांत्रिक लोग ऐसे ऐसे चिन्ह बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं उनका क्या रहस्य होता है। सिनेमा उनेमा में देखे होंगे आप लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के, हाँ, सिंधु घाटी, कुछ विद्वानों का ये कहना कि ये दरअसल सिंधु घाटी के लोगों का जो चिन्ह है वो तांत्रिक चिन्ह है, तांत्रिक लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला। किस आधार पे कहे हैं? क्योंकि ऐसा ही चित्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। चित्रात्मक है तो चित्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जान लेनी चाहिए था। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले किसने खोजा, किसने पढ़ा, कितने अक्षर हैं, कहाँ से मिले हैं, किस पर मिलता था, ये सारे सवाल आपको देखेंगे किसी भी तरह का एग्जाम में तो आपको मिलेगा।